हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम ये वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर बना रहे हैं। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमने इस पर पार्ट 1 पहले ही बना लिया है। पार्ट 1 में हमने इसके थ्योरी करी थी और ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। यस, पार्ट 1 में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के पूरे थ्योरी पार्ट को, पूरे स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन को समझा था और ये पर्टिकुलर जो पार्ट 2 है इसमें हम AS1 पर कुछ सम्स करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के सम्स। आई रिपीट, अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, पूरे थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बिकॉज मैं ये जब सम सॉल्व करूंगा तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने मेरा पार्ट 1 पहले देख लिया है और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की पूरी थ्योरी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आपके पास मेरे नोट्स अगर हैं तो याद रखें कि उसको हाईलाइट करते चलें, जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी मैं मार्क कर रहा हूं, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। श्योर अबाउट दिस? चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 is what are the financial indicators? What are the financial indicators कि आपका going concern assumption अब नहीं रहा? Yes, ऐसे क्या इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसका गोइंग कंसर्न जो है अब वो खत्म हो गया है। तो द आंसर इज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि आप कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है। तो वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है नेगेटिव नेट वर्थ। मतलब आपका डेट्स आपके शेयर होल्डर्स, मतलब आपकी इक्विटी और रिजर्व से ज्यादा हो चुका है, आपका नेटवर्थ अब नेगेटिव हो चुका है। नेक्स्ट, आपकी बोरोइंग्स की मैच्योरिटी डेट आ रही है लेकिन आपके पास कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स नहीं है कि आप कहां से इस डेट को चुकाओगे। थर्ड, आपके फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स हैं, मतलब शायद आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हाई आ गया है और हो सकता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर है आपका तो वो 1 से भी नीचे चला गया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आप अपने इंटरेस्ट भी नहीं भर पाएंगे। आपको डे टू डे ऑपरेशंस लॉसेस हो रहे हैं, आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, आप डिविडेंड देना बंद कर दिए हैं, आप क्रेडिटर्स तक को नहीं चुका पा रहे हैं, लोन में दिए गए कुछ टर्म्स थे आप उसे कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लोगों ने अब आपको क्रेडिट पर देना बंद कर दिया है, नाउ दे आर ओनली गिविंग यू ऑन कैश ऑन डिलीवरी, मतलब सप्लायर्स आर रेडी टू गिव यू क्रेडिट, डे से पहले पैसे फिर हम आपको माल देंगे। आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अब डेवलप करने जैसी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, या तो फिर आप क्रेडिटर्स के साथ अब अरेंजमेंट में आ चुके हो कि भैया थोड़ा सा आप अपनी लायबिलिटी को कम कीजिए, मैं आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे देता हूं लेकिन पूरा तो नहीं दे पाऊंगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में अगर आता है तो यहाँ पर 11 पॉइंट्स हमने मेंशन करे हैं, लेकिन आप कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स लर्न कर लीजिए कि भाई कभी किसी ने पूछा कि व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स की गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको एक 6-7 लिखते आ जाए कि क्या है। तो याद रखना है नेटवर्थ नेगेटिव, बोरोइंग्स का इशू है, पैसे नहीं है, लॉसेस है, नेगेटिव कैश फ्लो है, हम समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे रेशियोज जो है वो खराब है, हम क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं एंड सो फोर्थ। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो दिस इज व्हाट इट इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस। इट सेज एक्स लिमिटेड ने मिनी को बिल्डिंग बेची है 30 सितंबर को और पोजीशन भी दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। ड्यू टू दिस कंपनी ने, ध्यान से देखिए, इसे सेल नहीं बताया और अमाउंट जो मिला है उसे सिर्फ एडवांस बता दिया है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या ये सही है, और अगर नहीं तो आप बताइए क्यों। अब बिल्कुल समझना है, अगर आपको याद आ रहा है इसमें कौन सा वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने मेरे थ्योरी पार्ट 1 अच्छी तरह से देखी है, यस यू आर राइट, इसमें लागू हो रहा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने वाले ने
आपको बिल्डिंग बेच दी है, आपको पैसे मिल गए हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पेंडिंग है और इसलिए आप अपने सेल्स को जो है वो डेफर नहीं कर सकते, आपको सेल यही साल में बताना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप अपने चार्ट में जाकर सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर खास करके लिख दीजिए, ये बिल्डिंग सेल वाला मैंने पार्ट 1 में भी इसका एग्जाम्पल आपको दिया था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे substance over form is one of that, should be looked to make sure that everything is true and fair. X Limited should record the sale and recognize the profit. The treatment given by the company is not right. We can see that the property has already been transferred. जो मैंने अंडरलाइन किया आप भी अपने सोल्यूशन में कर सकते हो। तो सेल हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है और उसके लिए आप अपने सेल को जो है वो डेफर नहीं कर सकते। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, विघ्नेश ने अपनी इन्वेंट्री की मेथड को चेंज किया है। गाइस, कहां से चेंज किया है? फीफो से वेटेड एवरेज चेंज किया है और वो कहता है कि इस चेंज से कोई ज्यादा मटेरियल इफेक्ट नहीं गिरेगा करंट ईयर में, जबकि नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट हो सकता है। तो क्या मुझे डिस्क्लोजर देना चाहिए? अब बताइए, आपने अगर मेरा पार्ट 1 देखा है, हमने बात करी थी जब भी आप कोई चेंज करो आपका मटेरियल इफेक्ट एक तो करंट ईयर पर हो सकता है या तो फिर फ्यूचर ईयर्स पर हो सकता है। भैया करंट ईयर में इंपैक्ट हो या फ्यूचर ईयर में इंपैक्ट हो, डिस्क्लोजर तो आपको देना ही है और वो भी कब देना है? करंट ईयर में ही। तो ऐसा बोलना कि इसका इंपैक्ट ये साल नहीं अगले साल होगा तो मैं भी डिस्क्लोज अगले साल करूंगा, इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको डिस्क्लोज करंट ईयर में ही करना पड़ेगा, फिर भले ही उसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर आए। श्योर अबाउट दिस? तो आप अगर देखेंगे यहां पर उन्होंने क्लियर कट बोला है कि इट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर इन द करंट ईयर इटसेल्फ। यू कैन नॉट से कि हम इसको अगले साल बताएंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कहता है कि यहां पर अब कंपनी अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्रति लायबिलिटी को कैश बेसिस पर करती है और उसने वो डिस्क्लोज किया है। अब जबकि वो हमारा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, अक्रूवल फॉलो नहीं करता, आपने सोचा कि मैं इसको मेरे रिपोर्ट में मेंशन कर दूं। तो कंपनी आप पर चढ़ गई, कंपनी ने कहा क्यों उसको आप क्वालिफाई कर रहे हो, हमने तो सिंपली डिस्क्लोज कर दिया ना, बात खत्म हो गई। नहीं, हमने ये पार्ट 1 में देखा था कि डिस्क्लोजर ही सिर्फ एक चीज नहीं है कि आपने डिस्क्लोज कर दिया और बात खत्म हो गई। रूल कहता है ऑडिटर आपको बताएगा, आपको सुधारना होगा और अगर आप नहीं सुधरते तो ऑडिटर, देखिए मियर डिस्क्लोजर इज नॉट सफिशिएंट, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है और ये उसको अधिकार सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट देता है। याद रखना है डिस्क्लोजर, अगर आपको पार्ट 1 में याद एक स्टेटमेंट था, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर एन इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। दैट वाज अ स्लाइड इन माय पार्ट 1, हमने उस पर चर्चा की थी। तो डिट्टो वो उसी के ऊपर लग रहा है। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, यहां पर रिलायंस अपने कस्टमर के बिहाफ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता है, पेमेंट रिसीव करता है, सेल करता है, परचेज करता है। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ये परचेज और ये सेल अपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ क्या? अब थोड़ा सा सोचना था, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। रिलायंस is actually working like an agent for its customers. तो रिलायंस एज एन एजेंट अपने कस्टमर्स के लिए परचेज और अपने कस्टमर्स के लिए सेल कर रहा है। तो ये जो परचेज और सेल है ये रिलायंस का है कि कस्टमर का? यस, वेरी गुड, कस्टमर का है, रिलायंस का थोड़ी है। रिलायंस तो एज एन एजेंट कस्टमर के बिहाफ पर दिख क्या रहा है कि वो कर रहा है, लेकिन क्या वो अपने लिए कर रहा है? नहीं। तो यहां पर कौन सा पॉइंट लागू हो जाता है फिर से? वेरी गुड, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि भैया आपको दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। तो रिलायंस की इनकम क्या होगी? यहां पर रिलायंस की तो इनकम होगी जो उसको कमीशन मिल रहा होगा, बट यहां पर जो परचेज और सेल है वो रिलायंस अपने बुक्स में नहीं, कस्टमर अपने बुक्स में बताएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो हमने यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखा है, आपको चाहिए तो मैं सोल्यूशन से आपको अंडरलाइन भी करा के देता हूं। तो
क्या लिखा है यहाँ पर सोल्यूशन में, उन्होंने कहा है कंपनी इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट एंड दिस परचेज बिलोंग्स टू द कस्टमर. कंपनी का थोड़ी, इट एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, hence this purchase cannot be treated as purchase of company. कंपनी का ट्रीटमेंट इस सही नहीं है. This is governed by substance over form. Sure about this. मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आप भी उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में इजी होगा. इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स जिनके पास भी जो नोट्स हैं उसको प्लीज अंडरलाइन करें. Sure about this. पक्का. सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर ही और एक क्वेश्चन आया हमारा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि XYZ कंपनी इज एंगेज इन द सर्विस एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस. अब थोड़ा सा उसको पैसों का दिक्कत हो रहा है और उसके बहुत सारे असेट्स ब्लॉक हो चुके हैं, क्लेम्स में, कोर्ट में ब्लॉक कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं. अच्छा, XYZ ने कुछ डिपॉजिट्स वगैरह लिए थे और वो अपने पूरे एफर्ट्स दे रहा है उसे सेटल करने का. हर क्लेम अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है. तो उसने क्लेम्स जो है वो ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक जो है उसने इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ओनली टिल द ड्यू डेट. याद रखिए ये वाला पॉइंट, उसने सिर्फ ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट पे किया. उसने इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट से लेके जब तक उसने पेमेंट किया उसका अकाउंटिंग नहीं किया है. अब वो क्यों नहीं किया है? बिकॉज उसको लगता है कि ये जो क्लेम्स हैं दे आर अगेंस्ट द कंपनी बट नॉट एज अ डेट, एंड इसीलिए उसने सिर्फ एक नोट्स डिस्क्लोजर दे दिया और लेकिन उसका प्रोविजन नहीं किया है. तो क्वेश्चन कह रहा है अब आप बताओ क्या करना चाहिए. अब एकदम बड़ा सिंपल है, आपको चीजें मैं बता दूं. देखिए ऐसा हुआ, कंपनी ने ये वाले डेट पर लोन लिया और ये उसकी ड्यू डेट थी. ठीक है, अब कंपनी जो है वो ड्यू डेट पर तो पे नहीं कर पाई, तो उसका एक्चुअल पेमेंट डेट अलग था, थोड़ा कुछ आगे होगा. एक्चुअल पेमेंट डेट जो है वो अलग होगा. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया, जब से लिया है वहां से ड्यू डेट तक का जो इंटरेस्ट है उसका बराबर से प्रोविजन भी किया और पेमेंट भी किया, लेकिन एक्चुअल में उसने ड्यू डेट को पे नहीं किया, उसने ड्यू डेट से बहुत आगे पे किया. तो ड्यू डेट से लेकर जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट था उसके इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं है, ना उसके इंटरेस्ट की कोई प्रोविजन है. अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पीरियड था यहां से ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल पेमेंट तक जो उसके इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं किया है, क्या वो सही है या गलत है? तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो यू आर राइट, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल लागू हो रहा है वो हो रहा है अक्रूवल बेसिस. मतलब भले ही आपने पेमेंट ना किया हो या लोगों ने ना मांगा हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये पीरियड के लिए भी आपने लोगों का पैसा यूज किया था, तो आपको ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक का भी इंटरेस्ट का एंट्री बुक्स में पास करना पड़ेगा. अनसर्टेनिटी रहने के बावजूद भी आपको ये करना पड़ेगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अगर आप 2 मिनट हमारे सोल्यूशन को देखेंगे अच्छी तरह से, क्या कहता है सोल्यूशन, तो इट सेज कि यहां पर यस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लागू होता है, और when there is an uncertainty you have to make provision for all the known liabilities. Now there is also an accrual which is one of the fundamental accounting assumptions, and you, irrespective of what the term says, you have to make a provision. So advice is non-provision is a violation of accrual concept, so therefore the treatment done by the company is not correct. आपको कंपनी को लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए आपने एंट्री बुक्स में पास करनी चाहिए. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लोगों ने मुझसे मांगा नहीं तो मुझे भी देने की जरूरत नहीं है. आपने अक्रूवल बेसिस पे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे चलता है, और आपने अगर पैसा यूज किया है तो आपको उसका प्रोविजन पास करना पड़ेगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कोई AS1 के अंदर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स हैं, और अगर हैं तो बताइए. अब बताइए, कंपनी यहां पर कह रही है कि लिक्विडेशन में जा रही है, वो कंपनी
लिक्विडेट हो रही है गाइस, लिक्विडेट हो रही है। इसका मतलब कैन आई से यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया? आपके दिमाग में बत्ती जग रही है तो इसका मतलब कैन आई से गोइंग कंसर्न का पॉइंट चला गया। जब कंपनी लिक्विडेट होने का सोच रही है, इसका मतलब वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions which is going concern is now not applicable, and when going concern is not applicable, what you have to do is you have to put a disclosure, and when you put a disclosure guys, keep one thing in mind, when you are making the balance sheet as if the going concern assumption is not there, तो आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हमारे असेट और लाइबिलिटीज को बताते हैं, राइट, बुक वैल्यूज पर। गाइज अब आप बुक वैल्यूज पे नहीं कर सकते, आपको लिक्विडेबल वैल्यूज या रियलाइजेबल वैल्यूज पर अपने बुक्स को प्रेजेंट करना होता है। ये याद रखना, मैंने यहाँ पर जो बताया वो, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन चला जाए तो आप बुक वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट पर अपने असेट्स को नहीं बता सकते, आपको रियलाइजेबल या लिक्विडेबल जो बेचकर जो पैसा आएगा वो वैल्यू पर आपको अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को बताना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर क्वेश्चन भी कह रहा है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं दिख रहा, आपने अब सब असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेबल वैल्यू भी बताना चाहिए और एज पर AS1 इसका डिस्क्लोजर कर देना चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उसकी एक ब्रांच थी जो 1998 से चल रही थी, 2013 में उसने वो ब्रांच को बंद कर दिया। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट ऑन द गोइंग कंसर्न बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स। ये ब्रांच के बड़े ही स्केलेटन ऑपरेशंस थे और ना कोई असेट था ना कोई लाइबिलिटी थी, प्लस ये ब्रांच खुद की नहीं थी, रेंट पे ली हुई थी। तो क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन चला गया? सेकंड, क्या असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड बेसिस पे बताना पड़ेगा और डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अब देखिए गाइस, इतना सारा हिंट दे रखा है इस क्वेश्चन में कि मतलब आप कंप्लेन ही नहीं कर सकते। पहला तो गाइस देखिए, क्वेश्चन कहता है आपने बिजनेस बंद नहीं किया, आपने एक ब्रांच बंद करी है, राइट। सेकंड, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, आपको दिख रहा है, ये स्केलेटन। ये स्केलेटन ऑपरेशंस का मतलब होता है ना कि बराबर ऑपरेशंस रहना, मतलब हार्डली कोई ऑपरेशंस होते थे वहां पर, मतलब वो ब्रांच ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन देता था। फिर थर्ड हिंट उन्होंने यहां पर यह भी दे दी कि ना हार्डली उसके कोई असेट्स थे ना कोई लाइबिलिटी थी, कोई असेट भी नहीं थे इतने, ना कोई लाइबिलिटी थी, प्लस उन्होंने ये बोल दिया कि ब्रांच हमारी खुद की भी नहीं थी, रेंटेड थी, मतलब जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन वो हम प्रॉपर्टी का ताबा जो है हमारे लैंडलॉर्ड को दे देंगे, पोजेशन उसको दे देंगे, उसके बाद हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इसको देखकर तो ये क्लियर समझता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो इनवैलिड नहीं हुआ है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज स्टिल वैलिड। आप कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि गोइंग कंसर्न चला गया है, क्योंकि उसने एक ब्रांच बंद करी है, वो भी हार्डली कोई एसेट लाइबिलिटी, हार्डली कोई ऑपरेशंस करती थी और वो भी रेंटेड जगह पे हम चला रहे थे। क्लियर है? तो इसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो नहीं गया है, वो रहेगा। क्लियर है? पक्का? तो अगर आपको चाहिए तो चलिए हम अंडरलाइन कर लें। सो क्या कह रहा है कंपनी ने यहां पर क्या करना चाहिए? तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्लियर बोला है, एज द ब्रांच डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट असेट्स यू कैन प्रिपेयर एट हिस्टोरिकल बेसिस ओनली। ऐसा कोई भी नहीं है कि गोइंग कंसर्न चला गया है। रूल कहता है सिर्फ ब्रांच के जो अकाउंट्स है वो आपको लिक्विडेबल बेसिस पे प्रिपेयर करने चाहिए। बाकी अगर ब्रांच के कोई रिलेटेड लाइबिलिटी हो, जैसे एम्प्लॉय को आपने निकाला हो, उसको कोई प्री मैच्योर एग्रीमेंट में था, तो उतनी लाइबिलिटी के लिए आपको पे करना है, बाकी आपका अजम्पशन जो है वो वैलिड रहेगा और आपको कोई भी तरीके का डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू कि भाई गोइंग कंसर्न नहीं है ऐसा देने की जरूरत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी? ये वाला जो पार्ट है वो अननेसेसरली है, ये नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि जब गोइंग कंसर्न ना हो तो क्या क्या करना चाहिए, बाकी उसका कोई लेना देना इतना नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि ऑडिटर ने क्लाइंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज का रिव्यू करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई चेंज नहीं हो जाता। देखिए बहुत मस्त है, वो कहता है
ऑडिटर को हर बार रिव्यू करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई चेंज नहीं हो जाता। क्या ये वाक्य सही है? गाइज ये मतलब ये ऐसा कह रहा है कि जब भी क्लाइंट चेंज करे तभी हम रिव्यू करें। हर साल जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। क्या लगता है आपको, सही है क्या ये? सो द करेक्ट आंसर इज नो, दे आर रॉन्ग। इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज हो या ना हो, ऑडिटर को एवरी ईयर जब कभी भी वो आएगा रिव्यू करना पड़ता है। हर अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना पड़ता है। पैसे हम किसके दे रहे हैं ऑडिटर को, ऑडिटर किस चीज के पैसे ले रहा है, वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि जब चेंज होगा तब देखेंगे, वरना मैं अज्यूम कर लूंगा कि जैसा सब चल रहा था वैसा सब चल रहा था। आपको हर साल जब कभी भी आप अपनी बैलेंस शीट पर ऑडिट रिपोर्ट देने जाएं तो आपको रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज करना है, मतलब करना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो 2 मिनट अंडरलाइन कर लें क्या क्या है। रूल कहता है कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर लिखा है कि आपको ओपिनियन देनी होती है कि क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अब एज पर एसए 200 एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। वो कहता है कि आपको उसमें लिखना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड जब यूज होता है तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है। मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आपको ओपिनियन देनी है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है नोट्स टू अकाउंट्स, तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब नोट्स टू अकाउंट्स को रिव्यू करना पड़ेगा इवन व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन द बेसिस। अगर आप रिव्यू ही नहीं करेंगे तो आप अपनी एनुअल रिपोर्ट कैसे देंगे, आप शेयर होल्डर्स को कैसे बताएंगे कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं? Sure about this? पक्का? Everybody? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी है जो अपने अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पर बना रही है। बताइए, सिंपल सा है, गलत है। आपने किस पर बनाना चाहिए? अक्रूवल पर, बिकॉज हमारा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि अक्रूवल पर ही फॉलो हो, और अगर वो नहीं होता तो हम पूरा डिस्क्लोजर दे देंगे। So it was a very simple question where someone did not comply with fundamental accounting assumptions, and if they are not following, we need to make a disclosure. Sure about this? Pakka? Everybody? Next. Question 11. Now question 11 कहता है एक फर्म है जो कि BSNL द्वारा टेंडर्स जो फ्लोट होता है तो वो BSNL के लिए टेलीफोन डायरेक्टरीज प्रिंट करती है। उसने पूना सर्कल में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है, और 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002 एंड 2002, 2003 4 साल हो चुके हैं। अब उसने दूसरी सिटीज की डायरेक्टरी की प्रिंटिंग के लिए भी टेंडर डाले, जैसे नागपुर, नासिक, मुंबई, हैदराबाद, बट हर तरफ फेल हुआ, उसको कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इसका मतलब अब उसके पास सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, पूना की डायरेक्टरी का छापने का। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 मार्च 2004 को एक्सपायर हो रहा है। आप जो है वो 2002, 2003 का ऑडिट करने आ रहे हो। क्या आपके हिसाब से गोइंग कंसर्न अजम्पशन है या नहीं? ओके, तो अब मुझे बताइए, हमने सीखा था पार्ट 1 में कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है कि कंपनी सालों साल चलेगी, लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था, और ये कहा था कि गोइंग कंसर्न में हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि क्या बैलेंस शीट से 1 साल तक कंपनी के पास कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जनरेट करने का, और अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन रहेगा। अब मुझे बताइए, आप कौन से साल की बैलेंस शीट बना रहे हो? आप बना रहे हो 31 मार्च 2003 की, राइट? ये साल की आप बैलेंस शीट खत्म कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर देखिए क्लियर कहा है कि आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च 2004 तक। इसका मतलब आप जिस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो उसके और 1 साल तक कंपनी के पास पूना की सर्कल के डायरेक्टरी की प्रिंटिंग का काम है। इसका मतलब they have the source to generate the revenue. So as on 31st March 2013, going concern assumption is valid. कोई दिक्कत नहीं है। It is assumed कि going concern assumption is being followed and therefore no disclosures are required. Sure about this? पक्का? तो अगर आप यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा है, going concern is not in doubt as far as 2002-2003 is concerned, because हम normally 1 year तक देखते हैं।
श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी। नेक्स्ट, जिनके पास मेरा बुक है, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। वहां पर मिसप्रिंट हो गया था 15, प्लीज वहां पर क्वेश्चन नंबर 11 कर दीजिए। सो इन द क्वेश्चन 11, अगर यही आप 2003-2004 का ऑडिट कर रहे होते तो क्वेश्चन कहता है फिर आपका क्या आंसर अलग होता? क्या लगता है गाइस? तो यस, हमारा आंसर अलग होता, क्योंकि अगर आप के पास कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 31 मार्च 2004 तक का ही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये साल को एक्सपायर हो रहा है, और आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो भी एज ऑन 31 मार्च 2004 ही है, इसका मतलब इसके आगे आपके पास कोई भी काम नहीं है। जिस ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसके आगे आपके पास कोई भी काम नहीं है, और अगर आपके पास काम नहीं है तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस केस में तो आपका गोइंग कंसर्न इनवैलिड रहेगा, और जब इनवैलिड होता है तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आप सोल्यूशन देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। क्या कह रहा है? So it just says that, can you see this? Yes, going concern assumption is in doubt. दिख रहा है? क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है, संजय कह रहा है कि मुझे मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बतानी है, तो वो कह रहा है चलतेगा क्या? अब थोड़ा समझिएगा, इस बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमने बोला था कि एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज कंपल्सरी टू बी डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बराबर है? ये चार जगहों पर आपके चारों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, और सबको मालूम है कि जो आपके जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के वो सब किधर रहते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन हियर स्टेट्स दैट दे वांट टू शो इट इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है? नहीं। तो क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हम अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर किधर करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किधर करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार सोल्यूशन भी देख लीजिए। So क्या कह रहा है ये? So it says the company that the treatment following is not correct. It should be form a part of financial statements. Clear है? Sure about this? Next, ABC ने बोला है कि मैंने इनकम टैक्स की एंट्री वगैरह नहीं पास करी है एज पर AS22। AS22 आपको ग्रुप 2 में है, एडवांस अकाउंट्स में। पहले ग्रुप 1 में था, लास्ट 2 अटेम्प्ट से उन्होंने अब ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया। सो दे टेल यू कि आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने डिस्क्लोजर्स जो है हमने नोट्स टू अकाउंट्स में दे दिए हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये पीछे अभी जो हमने क्वेश्चन किया या पार्ट 1 में हमने किया था, क्या वही क्वेश्चन है? याद है हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ डिस्क्लोज कर देने से आप गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप गलत सीधा चीजें नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते ये बोलकर कि आपने डिस्क्लोज कर दिया है। अगर ऑडिटर चाहे तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उसका रिमार्क्स डाल सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो क्लियर उन्होंने कहा है, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर इनएडिक्वेट और स्टूपिड ट्रीटमेंट्स। आप गलत सलत ट्रीटमेंट्स फॉलो करेंगे और आप बोलेंगे कि मैंने डिस्क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो
तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इसके रिमार्क्स डाल सकता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संजय ने क्या किया, फिक्स असेट की रिलेटेड पॉलिसीज शेड्यूल ई में बता दी फिक्स असेट के नीचे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड अगर कुछ है तो वो शेड्यूल एफ में बता दिया इन्वेस्टमेंट्स के नीचे, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी कोई करंट असेट्स के रिलेटेड है तो उसने वो शेड्यूल जी के नीचे बता दिया, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन कहता है क्या ये सही है? अब गाइस एक चीज इंपॉर्टेंट है AS1 में याद रखना है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड, at one place। आप ऐसे हर एक पॉलिसी हर एक शेड्यूल के नीचे बताओगे तो नहीं चलेगा। यस, इट इज नॉट अलाउड। कीप इन माइंड दैट ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसी ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। आप जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अलग अलग जगहों पर नहीं बता सकते, आपको सब पॉलिसीज एक के नीचे एक बतानी पड़ेगी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये मुझे चार्ट में एक लाइन आप डाल दीजिए कि जो हमने चार्ट पार्ट 1 में बनाया था, यस, कि ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड एज वन प्लेस। आप इसको अलग अलग जगह पर स्केड्यूल्स में नहीं बता सकते। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बी ने आईसीआईसीआई से एक लोन लिया है 10 करोड़ का, और कैनरा बैंक ने गारंटी दी है आईसीआईसीआई को ऑन बी's बिहाफ, और बी ने अपने असेट्स कैनरा बैंक के पास रखे हैं। अब बी बड़ा खतरनाक है। बी कह रहा है मैं मेरी बैलेंस शीट में से अनसिक्योर्ड बताऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ी ना कोई आईसीआईसीआई के पास गिरवी रखा है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको एक बार एक करके बताऊं। देखिए, बी लिमिटेड जो है उसे आईसीआईसीआई बैंक से लोन चाहिए था, तो आईसीआईसीआई ने एक शर्त पर लोन दिया 10 करोड़ का कि वो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी ला ले। तो बी लिमिटेड का अपना एक बहुत पुराना खाता था कैनरा बैंक में, उसकी अच्छी हिस्ट्री थी वहां पर। तो बी लिमिटेड ने कैनरा बैंक को अप्रोच किया और बोला कि क्या आप मेरे बिहाफ पे गारंटी देंगे। तो कैनरा बैंक ने आईसीआईसीआई को गारंटी दी। किसके बिहाफ पर? ऑब्वियसली बी के बिहाफ पर, राइट। कि अगर कल जाकर बी ने नहीं चुकाया तो कैनरा ने आईसीआईसीआई को कहा हम चुका देंगे। लेकिन इस गारंटी के लिए बी लिमिटेड को अपने असेट्स को क्या करना पड़ा? यस, मॉर्गेज करना पड़ा। किसके पास? कैनरा बैंक के पास अपने असेट्स को मॉर्गेज करना पड़ा। तभी कैनरा बैंक ने आईसीआईसीआई को गारंटी दी और आईसीआईसीआई ने बी लिमिटेड को लोन दिया। अगर आपको फ्लो देखना है तो देखिए, बी लिमिटेड ने पहले कैनरा बैंक को अपने असेट्स गिरवी रखे, फिर कैनरा बैंक ने आईसीआईसीआई को गारंटी दी और फिर आईसीआईसीआई बैंक ने उसको लोन दिया। अब बी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा लोन, लेकिन वो लोन किसने दिया है? आईसीआईसीआई ने या कैनरा ने? आईसीआईसीआई ने, राइट। अब बी यहां पर कह रहा है कि मैं इस लोन को अनसिक्योर्ड बोलूंगा। अब वो पागल क्यों अनसिक्योर्ड कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने आईसीआईसीआई से लोन लिया और आईसीआईसीआई के पास मैंने थोड़ी ना कोई चीज गिरवी रखी है, मैंने तो कैनरा बैंक में गिरवी रखी है, तो मैं उसे अनसिक्योर्ड बताऊंगा। अब बताइए आपके हिसाब से यहां पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? यस, यू आर वेरी करेक्ट। इफ समवन कुड गेट दिस आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज substance over form. Yes, the answer is substance over form. तो इसका मतलब यह है कि उसको सिक्योर्ड बताना पड़ेगा। माना कि उसने आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी नहीं रखा, लेकिन गाइस ये लोन लेने के लिए उसके असेट्स को गिरवी रखा गया है। कैनरा बैंक के पास वो असेट्स उसके गिरवी हैं, भले वो आईसीआईसीआई के पास ना हो, लेकिन मॉर्गेज करने के बाद ही वो उसको लोन मिला है, एंड देयरफॉर सच लोन टेकन इज नॉट अनसिक्योर्ड बट सिक्योर्ड। चेक द सॉल्यूशन प्लीज। कैन यू सी दिस? गवर्न्ड बाय सब्सटेंस एंड नॉट बाय
form. The loan should be disclosed as a secured loan. Notes to accounts में आपसे बता देना कि हमने गारंटी जो है वो गारंटर को दी है, ना कि लेंडर को. Sure about this? So यहां पर आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म फिर से आता है. Sure about this? पक्का. नेक्स्ट, ए लिमिटेड जो है वो कंसिस्टेंटली लीफो फॉलो कर रहा है और वो कह रहा है मैं अभी भी आगे भी यही फॉलो करता रहूंगा. क्या वो सही कर रहा है? अब बताइए गाइस ये कितना खतरनाक है. पहली बात तो हमें मालूम है कि AS2 में लीफो अलाउड ही नहीं है, राइट? लेकिन वो फॉलो कर रहा है और वो हमें उल्टा क्या कह रहा है कि मैं फॉलो क्यों करूंगा, बिकॉज आपकी तो स्टैंडर्ड में लिखा है कि कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, तो मैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूं. मतलब ये देखिए कितना खतरनाक है. हमने कहा, लॉ ने एक ऐसा रूल बनाया कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. ये गलत ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी लगा रहा है. ये कह रहा है मैंने एक बार गलत किया तो मैं बार बार गलत करूंगा क्योंकि आपका ही तो स्टैंडर्ड कहता है कंसिस्टेंट रही. तो ये बिल्कुल भी गलत है. देखिए इन्होंने क्लियर कहा है कि कंसिस्टेंसी के नाम पर, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ रेमेडी फॉर एन इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. मतलब कंसिस्टेंसी के आड़ में आप ये ना कहें कि हम लाइफ टाइम गलत ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज रॉन्ग. अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, गलत ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करना है. रूल कहता है जबकि ये AS2 को वॉयलेट करता है, कंपनी ने तुरंत अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए. श्योर अबाउट दिस? पक्का? Everybody. And the last question for the day. What is the question? Let us see. The question of the last video. ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है, so Kapila prior to the receipt of their management consultant suggestions, वो अपने स्टॉक को फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर रही थी प्राइम कॉस्ट में. अगर किसी का कॉस्टिंग हो चुका है तो उसको पता है कि प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. दिस इज प्राइम कॉस्ट, राइट? और वो प्राइम कॉस्ट में क्या करता था? फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड कर देता था. इसका मतलब ये जब चीजें सब हम ऐड कर देंगे तो हमारा स्टॉक किस पे दिख रहा है? फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब उनके कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने कुछ अलग रिकमेंड किया और उन्होंने कहा कि आप जो ये ओवरहेड्स एलोकेट करते हो उसको थोड़ा अलग तरीके से कीजिए. और कंपनी ने क्या किया? इसको अलग तरीके से किया भी, बट अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट दिस वाज अ चेंज इन द बेसिस एज स्टेटेड बाय देयर कंसल्टेंट्स. तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ये फिर अगर हमने ये आप जो बोल रहे हो ओवरहेड्स एलोकेट करने का तरीका, अगर हमने वो उस तरीके से किया तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगा और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे AS1 में नहीं लिखा है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे. तो गाइस पहली बात मेरे को बताइए, वो क्या चेंज कर रहे हैं? मेथड चेंज कर रहे हैं या सिर्फ खर्चा एलोकेट करने का तरीका? यस, क्या कर रहे हैं? राइट, वो सिर्फ खर्चा एलोकेट करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, वो कोई मेथड चेंज नहीं कर रहे. और जबकि वो सिर्फ खर्चा एलोकेट करने का मेथड चेंज कर रहे हैं, इट इज कंप्लीटली अलाउड, नॉट अ वायलेशन ऑफ AS1. तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर पहले तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन डाली है. सेकंड पॉइंट कहता है कंपनी हैज मियरली बॉट अ रिफाइनमेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ मेथड. ब्रॉट और रिफाइनमेंट मतलब हल्का सा चेंज किया है उन्होंने खर्चों को कैसे बांटने का. देखिए यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं वो, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी and the new method gives a fair allocation of overheads. Hence कंपनीज का बोलना कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगा, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये करेक्ट है और कंपनी जो है वो ये कर सकती है. यहाँ पर वो कोई फीफो से लीफो या फीफो से वेटेड नहीं जा रहे, वो मेथड सेम रख रहे हैं, उसके अंदर खर्चा एलोकेट करने का जो तरीका है सिर्फ वो बदल रहे हैं. श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. These are the questions of AS1 which we did. Hope you like it. अगर अच्छा लगा तो please share it with your friends. We are uploading all this accounting standards on our YouTube channel. And always remember, accounting standards में we always make two parts. Part 1 is for theory and part 2 is for all the sums, so that student can practice all the sums required. Sure about this? Thank you very much.